Friends, myself Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गुवाहाटी। विद्यार्थियों, आज का विषय है व्यवहारवादी अधिगम की सिद्धांत। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये महान मनोवैज्ञानिक जे.बी. वॉटसन का है। इनका जन्म 9 जनवरी 1878 में हुआ। इनका जन्म स्थान साउथ कैरोलिना में इनका जन्म हुआ। व्यवहारवादी उपागम मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है और इस दृष्टिकोण से व्यवहार में भौतिक वातावरण में उपस्थित उद्दीपक को माना जाता है। इस सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य प्रक्रियाओं का अभ्यास करवाना, अधिगम का आधार माना है और इस उपागम को उद्दीपक अनुक्रिया उपागम भी कहा जाता है। इसके बाद आज का जो मुख्य विषय है उसके बारे में हम बात करेंगे। आज हमने लिया है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक का सिद्धांत। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक के पहले जीवन के बारे में संक्षिप्त हम जान लें। इनका जन्म 1874 में अमेरिका में हुआ। ये बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने का प्रतिपादन किया, जिसमें से थॉर्नडाइक के संबंधवाद के बारे में ज़्यादा चर्चा की जाती है। विद्यार्थियों, हम अगर बहुत ही संक्षिप्त में इसकी बात करें तो इन्होंने 4 सिद्धांतों को लिया। संबंधवाद, उद्दीपक सिद्धांत, तीसरा सीखने का सिद्धांत, चौथा प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। एक इन्होंने और भी अधिगम का सिद्धांत लिया था जो बहुत प्रसिद्ध हुआ और करीब मनोविज्ञान की प्रत्येक पुस्तक में इसका विवरण मिलता है। इस प्रकार से इन्होंने थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांतों और अधिगम के नियमों के प्रतिपादन में एक बिल्ली पर इसका प्रयोग किया गया। जैसा कि विद्यार्थियों आप चित्र में देख रहे हैं कि एक पिंजरा है, पिंजरे में बंद बिल्ली है और बाहर की तरफ कुछ भोजन पड़ा हुआ है। तो थॉर्नडाइक ने इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रयोग किया। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग में एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और पिंजरे को बाहर से बंद कर दिया। उसका बिल्ली का पसंदीदा भोजन यानी मछली का टुकड़ा रख दिया गया। अब बिल्ली की भूख उसमें एक उत्तेजना उत्पन्न करने लगी। साथ ही बाहर रखा गया खाना उसे उद्दीपक रूप में प्रतीत हो रहा था, क्योंकि वह बिल्ली बहुत भूखी थी। अब बिल्ली विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करने लगी और पिंजरे के अंदर चारों तरफ हाथ पांव मारने चली। इस प्रयासों में अचानक एक प्रकार की प्रतिक्रिया करने लगी। इसमें कई लीवर लगे हुए थे। जब वह पैरों से बार बार प्रयास किया तो एक बार उसका पांव सही लीवर पर पड़ गया और दरवाज़ा खुल गया। बिल्ली बाहर निकली, खाना प्राप्त किया। इस प्रकार से उसे पुनर्बलन मिला भोजन के रूप में। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को पुनः दोहराया। इस बार बिल्ली फिर प्रयास करके पहले से कम समय में पिंजरे से बाहर आ गई। थॉर्नडाइक ने इसे कई बार दोहराया और एक समय की सूची को उन्होंने नोट किया और उन्होंने अंत में देखा तो बार बार प्रयास करके जब बिल्ली वो बाहर की तरफ आती थी तो उसका प्रत्येक बार
समय उसको कम लगता गया, यानी वह सही लीवर को दबाकर बाहर आना सीख गई थी। इस प्रकार से उन्होंने ये पाया कि बिल्ली जैसे तुच्छ प्राणी को अगर जानवर को सिखाया जा सकता है तो एक बालक को क्यों नहीं सिखाया जा सकता। उनके निष्कर्ष के अनुसार निरंतर प्रयास से उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य एक स्थायी संबंध स्थापित हो जाता है, और इसमें एक बिल्ली द्वारा इस प्रकार के व्यवहार को सीख लिया। थॉर्नडाइक ने मानव के भिन्न भौतिक क्रियाकलापों को सीखने की व्याख्या, जिसमें चलना, सीखना, बोलना, तैरना आदि, उन्होंने ये कहा कि तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, ये 3 नियम प्रमुख रूप से होते हैं जो एक किसी भी बालक को सिखाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तत्परता का नियम अर्थात अधिगम की प्रक्रिया में प्रथम आवश्यकता अधिगमकर्ता की तत्परता है। यदि अधिगमकर्ता सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो उसको किसी भी स्थिति में सिखाया नहीं जा सकता। दूसरा, अभ्यास। अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए गतिशील होने में अभ्यास का नियम काफ़ी प्रभावी होता है। जैसे कि एक बालक त्रुटि करता है, हिंदी के अशुद्ध शब्द लिखता है, उसको एक शिक्षक 5 बार 10 बार उस शब्द को बार बार लिखने के लिए कहता है और वह दंड स्वरूप मानकर जो है उसको बार बार लिखने का प्रयास करता है, लेकिन विद्यार्थी ये नहीं समझता कि एक शिक्षक के द्वारा उस शब्द को हमेशा हमेशा के लिए एक उसके ठीक अभ्यास में लेकर आया है। तीसरा नियम होता है प्रभाव का। विद्यार्थियों, अधिगम में पुनर्बलन, संतुष्टि और सुख की प्राप्ति उसे स्थायी बना देती है। ये प्रभाव का नियम होता है। अधिगम में प्रत्येक बार अगर किसी विद्यार्थियों को हम बार बार सही कार्य करने पर पुनर्बलन देते हैं तो विद्यार्थी इससे आगे ज्ञान सीखने के लिए प्रभावी ढंग से आगे आते हैं। विद्यार्थियों कई बार देखा होगा कि अध्यापक लगातार अगर विद्यार्थी को डांटता है तो वह आगे नहीं आएगा। किसी भी तरह की कार्यविधि हो, प्रतियोगिताएं हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, तो वह आगे नहीं आता है। उसका मन में एक शिक्षक का भय रहता है। अब विद्यार्थियों, आपने विचार किया होगा कि इस सिद्धांत से किस प्रकार से ये कहना चाहते हैं कि विद्यार्थियों के लिए भी ये उपयोगी हो सकता है। उन्होंने केवल 3 बिंदुओं के माध्यम से हमें ये बताया कि ये बिल्ली के ऊपर किया गया ये प्रयोग किस प्रकार से विद्यार्थियों के ऊपर लागू किया जा सकता है। नंबर 1, मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी। इसमें क्रियाओं को बार बार दोहराया जाता है। एक जैसी क्रियाओं को, एक जैसे कार्यों को बार बार दोहराया जाता है और ये दौरान उसकी अभ्यास क्रिया में और व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसलिए जो मंदबुद्धि के बालक होते हैं, जो स्लो लर्नर्स होते हैं, वह इस सिद्धांत के माध्यम से उनको सिखाया जा सकता है। नंबर 2, धैर्य और मेहनत के गुण उत्पन्न होना। विद्यार्थी के किसी ज्ञान को ग्रहण करने के लिए धैर्य का होना बहुत आवश्यक होता है। धैर्य अगर होता है तो वह परिश्रम भी करता है। अगर किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार का अध्यापक के दिया गया गृह कार्य याद करने के लिए दिया गया गृह कार्य अगर वो ठीक ढंग से याद नहीं है तो वह धैर्य रखेगा और बार बार इस बारे में वो प्रयास करता रहेगा कि किस प्रकार से
मैं इसके लिए और अभ्यास करूं और मैं अपने अंदर इस प्रकार की मेहनत के गुण उत्पन्न करूं। नंबर 3, समस्या समाधान पर फोकस करता है। देखिए विद्यार्थियों, कई समस्याएं होती है विद्यार्थियों को अधिगम करने में। जैसे कि पूर्व में आपको बताया गया था कि शारीरिक समस्याएं होती है, मानसिक समस्याएं होती है, पारिवारिक समस्याएं होती है। इस कारण से वो पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए समस्या समाधान पर फोकस करना इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है कि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या बालक को है तो एक शिक्षक को चाहिए कि वह उसकी समस्या का समाधान करके और उसको एक प्रेरणा दे और प्रेरणा देकर उसको कम से कम और विद्यार्थियों के समकक्ष लाने का प्रयास करे। हैव ए गुड डे।